अब देखिए कीवर्ड्स की बात करते हैं। अब देखिए कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इनको एक नाम से और जाना जाता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। अब देखो रिजर्व का मतलब क्या होता है? ट्रेन में सबने सफर किया होगा, बस में सबने सफर किया होगा। रिजर्व का मतलब होता है जो बुक है, जो पहले से बुक है, जो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज करी जाएगी, ठीक है। रिजर्व का मतलब यही होता है जिसका टास्क फिक्स है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो भी काम आप करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अंदर रिजर्व वर्ड्स का यही रोल रहता है कि जैसे इफ यूज कर रहे हो तो वहां पे कंडीशन का काम करेगा, फॉर यूज कर रहे हो तो लूप का काम करेगा, ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू का काम करे तो वो अपना अपना काम करेंगे, स्विच का काम करे तो वो अपना काम करेगा, सबका अपना टास्क फिक्स है, ठीक है। कितने कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर? सी के अंदर कितने होते हैं? 32। पक्का श्योर हो? याद है? अबे मेरे को तो याद है। इसमें 32 होते हैं सी के अंदर, और सी प्लस प्लस के अंदर 41 होते हैं, 42 होते हैं, 40 होते हैं, 48। अब देखो नए कौन कौन से होते हैं? क्लास, एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेंड, इनलाइन, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो नॉर्मल कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, ऑटो, ब्रेक, केस, कॉन्स्ट, केयर, कंटिन्यू, डू डबल, डिफॉल्ट, एल्स एंड एक्सटेंड, फॉर फ्लोट, गो 20 लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, सोर्स एंड साइज ऑफ स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डीएफ, यूनियन, अनसाइन, वोल्ट, वोल्टेल, वाइल। ये 32 कीवर्ड होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, इनलाइन, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के लिए जो आप यूज करते हो, वो जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कौन कौन से होते हैं? अपने सी प्लस प्लस के इंक्लूडेड सी प्लस प्लस अपने 48 कीवर्ड्स होते हैं। तो देखो हर इसका इनका काम क्या है? मेन जो भी टास्क उनको पहले जिस यूज के लिए उनको बनाया गया सिर्फ वो वही काम करेंगे, रिजर्व्ड है, ठीक है, उनका यही काम है, ठीक है। 48 कीवर्ड्स होते हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। स्टैटिक कीवर्ड यूज करके आप उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हो, ठीक है। जैसे स्टैटिक इंट, क्या, या मैं ले लेता हूं पाई। हाँ अब बताओ। हाँ रन टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज होती है, स्टैटिक टाइम पे आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक इंट, अगर मैं ये स्टैटिक नहीं लगाता हूँ और इंट पाई 3.4 कर देता हूँ और आगे जाके पी आई इक्व टू पी आई प्लस 1, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी आगे जाके। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ ना, स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है वैल्यू की जो जो भी वेरिएबल है या जो भी आपका आइडेंटिफायर है, उसकी जो भी आप वैल्यू दे रहे हो उसकी वैल्यू को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना स्टैटिक बनाने के बाद, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया है, ठीक है। ये चीज समझ गए? बहुत पहले से टर्म चलती आ रही है। कमेंट्स का रोल क्या है? प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का कोई रोल नहीं है, सीधी सी बात बताऊं। प्रोग्रामिंग को कोई मतलब नहीं होता कि कमेंट क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग को कोई मतलब नहीं है। उसकी लिमिट है, प्रोग्रामिंग की लिमिट है कि मेरे को इस दायरे को और इस दायरे को पार नहीं करना। इसके आगे जो लिखा हुआ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ ही लिखा हुआ हो, ठीक है। ये होता है कमेंट। ये किस काम में आता है? सिर्फ प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए काम में आता है कि अपने प्रोग्राम के अंदर किया क्या है। सपोज करो मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, मैं वहां पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, वहां पे मैंने जो भी टास्क परफॉर्म किया, मेरे बाद में जो डेवलपर आएगा वो उसी पे आगे कंटिन्यू करेगा, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मैं क्या काम करके गया हूं, ठीक है। तो वहां पे कमेंट्स काम करते हैं, ठीक है, कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, इस वेरिएबल का रोल क्या है, या मैंने फंक्शन क्यों बनाया, या मैंने क्लास को इनहेरिट क्यों किया है, कहाँ पे ये और यूज हो रही है। वहां पे हम इन कमेंट्स के आगे क्या कर सकते हैं? वो चीजें लिख सकते हैं जो कंपाइलर रीड नहीं करता। जो कंपाइलर रीड नहीं करता, कंपाइलर का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो चीज समझी जाती है ना,
वो कंपाइलर काम करता है। तीन तरह के होते हैं ट्रांसलेटर कंप्यूटर के अंदर, एक तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जो सी और सी प्लस प्लस में ट्रांसलेट करने का काम करता है वो कौन होता है? कंपाइलर होता है। सुना होगा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, ना कि इंटरप्रेट किया जाता है। पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। तो ये चीज तो होती है सिंगल लाइन कमेंट, और ये जो चीज होती है ये होती है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे कह सकते हैं इसको? अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूं, नॉर्मल प्रोग्राम, अगर मैं एडिशन का प्रोग्राम बनाता हूं, हैश इंक्लूड, ठीक है, हेडर फाइल दी, फिर उसके बाद में लगाया void main, फिर वही करली ब्रेस स्टार्ट, फिर उसके बाद में मैंने इंट ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया और एक बी नाम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद में क्लियर द स्क्रीन लगा के सीन सी आउट और सीन लगा के मैंने ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है, ए और बी, ए की वैल्यू डाल दी है और बी की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। उसके बाद में मैं कर रहा हूं ए इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी वैल्यू डालूंगा वो एडिशन होके ए के अंदर वापस स्टोर हो जाएगी, और ए को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये ए को मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहां पे मैंने सिंगल लाइन लगा के ऐसे कर दिया एडिशन, कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। यहां से प्रोग्राम रीड होना स्टार्ट होगा, नीचे तक जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको रीड नहीं करेगा। क्यों? कमेंट के आगे कभी भी कंपाइलर काम नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को कमेंट यूज करना है, तो मैं यहां से कमेंट स्टार्ट करूंगा लिखना, और जहां पे ही मुझे खत्म करना है वहां तक जाके स्टार और स्लैश। ये मल्टी लाइन के लिए यूज में आता है। पाइथन के अंदर हम हैश यूज करते हैं कमेंट के लिए, यहाँ पे डबल स्लैश और स्लैश स्टार यूज करते हैं। कमेंट का काम ये जो कंपाइलर रीड नहीं करता, प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। कमेंट्स, ये होता है सिंगल लाइन, ये होता है मल्टी लाइन, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन क्या काम करता है? आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे उसके अंदर जो भी टास्क आप परफॉर्म करिए, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करिए, जो भी लॉजिक आपने लगाया है, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो प्रोग्राम देखेगा उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं, ठीक है। कंपाइलर जो होता है वो इसको कभी भी कंपाइल नहीं करेगा। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट, जो भी आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जो भी नंबर आपने डाले हैं, कुछ भी लिखा है, इसके आगे उसको रीड नहीं करेगा। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इसको लिखते हैं, ताकि जैसे अभी अगर आप और मैं किसी सेम कंपनी में काम करते हैं, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, आपका इवनिंग शिफ्ट है, मैं कोई काम करके गया, उसी प्रोजेक्ट को आपको कंटिन्यू करना है, आप पाओगे तो आप रोज रोज तो मुझे फोन करोगे नहीं, पवन तूने क्या किया, सीधी सी बात है। आप क्या करोगे? वहां जाके प्रोग्राम चेक करोगे, अच्छा ये काम किया, ये काम किया, अब इसके आगे मुझे ये काम करना है, आपको टास्क लिख के दिया जाता है। तो कमेंट्स वहां पे आपको हेल्प करते हैं कि आपने ये टास्क क्यों परफॉर्म किया, किस लिए परफॉर्म किया, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। वो आप अपने यहाँ कमेंट्स में लिख सकते हो। जैसे मैंने ए इक्वल टू ए प्लस बी किया, तो वहां पे मैंने एडिशन लिख दिया, तो अगर मुझे वहां समझ में नहीं आ रहा ना ए इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, तो उसको पढ़ के मैं समझता हूँ कि एडिशन है, ठीक है। इसलिए अपन इसको काम में लेते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स का क्या यूज है? हो सकता है आपका टेक्स्ट बढ़ाओ, ठीक है, स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहते हो, आप कर्सर को उधर नहीं ले जाना चाहते हो, तो आप सिंगल एक पूरे उसी स्क्रीन में काम करना चाहते हो, तो वहां पे मल्टीपल लाइंस आप लिख सकते हो एक ही सिंगल कोड के अंदर, ठीक है। वो काम करते हैं। अब देखो डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स क्या काम करते हैं? जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसका टाइप भी बताया जाता है कि किस तरह का वेरिएबल हम बनाएंगे, किस तरह का मतलब किस तरह का डेटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है ना। किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? टाइप ऑफ डेटा दैट बी इंसर्टेड इन वेरिएबल, ठीक है। ये नॉर्मल थिंग है। हम डेटा टाइप्स का यूज जो है मेन के साथ भी करते हैं, ठीक है, फंक्शंस के साथ भी करते हैं, अलग अलग जगह हम इसका यूज करते हैं। तो अभी डेटा टाइप का यूज मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ वेरिएबल के साथ में। वेरिएबल के साथ में इसका क्या काम होता है? आप जब किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा डालते हैं, उसी तरह का डेटा टाइप उसको दिया जाता है, ठीक है। सपोज करो
इंट ए जो है अपना वेरिएबल है और ये अपना उसका डेटा टाइप है, यानी कि ए के अंदर सिर्फ और आप किस तरह का डेटा डाल सकते हो, इंटीजर टाइप का डेटा डाल सकते हो, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है, कहां तक का डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर हाँ अनसाइंड यूज कर रहे हो या साइंड यूज कर रहे हो, अब उसके अंदर जो बेसिक टर्म मैं बता रहा हूं इंट का यूज, बेसिक टर्म के अंदर इंट की जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है, यही होती है ना। ये तो मैं बाइट्स की फॉर्म में बता रहा हूं, अगर नंबर की फॉर्म में बताऊं, माइनस के 32,768 से लेके टू 32,767, 32,768 माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक इसकी जो साइज होती है। इससे अगर इससे ज्यादा आप वैल्यूज डालते हो इंट के अंदर तो इंट उसको एक्सेस नहीं करेगा, गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। अब अगर आपको इससे ज्यादा यूज करनी है तो आप क्या यूज करोगे, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग यूज करोगे। इसकी साइज होती है 4 बाइट और इस डिजिट का आप डबल कर लो, ठीक है। उतना डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, साइंड, अनसाइंड, ठीक है। दूसरी चीज आती है अपनी इंट के अलावा अगर फ्रैक्शन वैल्यूज डालनी है, फ्रैक्शन वैल्यूज जानते होंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज, जिसके अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यूज डालते हो। फ्रैक्शन वैल्यूज को यूज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करोगे, ठीक है। फ्लोट ए, अब ए के अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यूज डाल सकते हो। अब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर मैंने फ्लोट ए इक्वल्स टू 10 लिखा है और सी आउट ए करा रहा हूं तो आउटपुट क्या आएगा, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, 10.0। हाँ फ्लोट डिफाइन किया है ना आपने, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या डाली है, इंटीजर टाइप की, वो ऑटोमेटिकली उसको फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। क्या, नहीं नहीं नहीं, वो टाइप कन्वर्जन है, वो टाइप कन्वर्जन है, उसमें आपको टाइप कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, इंट लगा के ब्रैकेट के अंदर ए, वो टाइप कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है, फोर्सफुली और मैनुअली दो चीजें होती है। यहाँ पे अगर आप 10 वैल्यू दे रहे हो, ए इक्वल टू 10 डाला आपने, इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली है फ्लोट के अंदर, जब उसको प्रिंट कराओगे तो उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा, 10.0000 इतने डिजिट्स आपको दे देगा वो, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ऐसे कितने तरह का डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है, कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर आप इसके अंदर अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बाकी इन तीन के अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग भी आता है, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यूज अगर आप यूज करना चाहते हो फ्लोट से ज्यादा, इनकी साइज 2 बाइट, इसकी 4 बाइट, फ्लोट की कितनी होती है, डबल की 8, कैरेक्टर की 1 बाइट, ठीक है। मतलब 1 बाइट तक का डेटा आप कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हो। एक कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, सिंगल कैरेक्टर की साइज, एक एक बाइट होती है, बिट होती है। एक कैरेक्टर मैं बात कर रहा हूं ए सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, 1 बिट होती है। एक कैरेक्टर की जो साइज होती है वो 1 बिट होती है, 1 बिट, 1 बिट की साइज का होता है एक कैरेक्टर, ठीक है। और 1 बाइट के अंदर आप 8 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हो, 8 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर करोगे वो नहीं लेगा, आगे वाली वैल्यूज को नहीं लेगा, ठीक है। ये डेटा टाइप्स होते हैं अपने, ठीक है, नॉर्मल डेटा टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हाँ चलो ये तो बात हो गई अपने डेटा टाइप्स की, अब मैं थोड़ा सा सी का पार्ट लेता हूँ, फिर सी प्लस प्लस में आऊंगा। जब वेरी डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं तो डेटा टाइप्स को एक्सेस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक मॉडिफायर का यूज लेते हैं, है ना, एक मॉडिफायर का यूज लेते हैं, स्पेसिफायर का यूज लेते हैं। तो उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आप कुछ ऐसा लिखते हैं, %d, %ld, %f, है ना, ऐसा कुछ यूज करते हैं, %c, %s। %d किस लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए, ठीक है, मान लिया इंटीजर के लिए। %ld लॉन्ग, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। अब इन दोनों के अंदर क्या है,
कैरी यूज करोगे, CHAR, ये डेटा टाइप यूज करोगे। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर डालना है तो %C यूज करोगे। मल्टीपल कैरेक्टर्स डालने हैं एक ही वेरिएबल के अंदर तो %S यूज करोगे। अच्छा मुझे ये बताओगे, मैंने ये भी पढ़ा है इंटीजर, ये भी पढ़ा होगा लॉन्ग, ये लॉन्ग के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत कम को पता है। ठीक है, %I और %LI, %D के कंपैरिजन में आप %I यूज कर सकते हो, %LD के कंपैरिजन में आप %LI यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो C++ में कहीं पे भी काम नहीं आते, एक्सेस स्पेसिफायर्स आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं तुमको बता देता हूं, वेरिएबल्स। ठीक है, अब एक वेरिएबल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रब कर दूं, ये लिख लिया होगा, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैरेक्टर साइज वगैरह ये सब। वेरिएबल के बारे में बताया था अभी मैंने, है ना। तो देखिए इसके भी टाइप होते हैं। ठीक है, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल और ग्लोबल। नाम से पता चल रहा है, जो फंक्शन के अंदर काम करेगा, जो फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है ना, वो तो है लोकल। जो फंक्शन के बाहर बनाया हुआ है वो क्या है, ग्लोबल है। ठीक है, जैसे मेन फंक्शन हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर जो वेरिएबल आप यूज करोगे वो कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल। इसके बाहर जो आप यूज करोगे वो क्या होगा, ग्लोबल। इस वाले को विद इन अ प्रोग्राम, विद इन अ फंक्शन, जो आपका डेडिकेटेड फंक्शन है ना, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, जो फंक्शन आपने बनाया है उसके अंदर जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो ना, सिर्फ वो वही काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना, इस इंट को मैं इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन इस वाले वेरिएबल को इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, चाहे मैंने मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हो, कहीं भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ग्लोबल है। ये चीज जानते हो। ठीक है, तो ये इसके दो टाइप्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल। इसकी लिमिटेशंस भी यही है कि जो लोकल वेरिएबल है उसको आप विद इन अ फंक्शन यूज कर सकते हो, आउटसाइड फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे पब्लिक हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। दूसरी चीज, ग्लोबल की बात करते हैं, अगर फंक्शन के बाहर यूज कर रहे हो तो उसको आप कहीं पे भी दूसरे फंक्शन के अंदर सिंगल प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स की बात होगी। ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, कांस्टेंट बताया, कमेंट बताया, डेटा टाइप बताया। ठीक है, ये नॉर्मल टोकन्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है सी के अंदर, स्टार्ट कर दियो। कितने दिन हो गए सी क्लास होते हैं, सी की क्लास स्टार्ट हो गई हो ना, नॉर्मली हो रही होगी ना। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ताजा कर लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ताजा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है प्रोग्रामिंग का, सी प्लस प्लस की बात करूंगा सबसे पहले। हाँ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहता है सबसे पहले तो, हेडर फाइल। सबसे पहले हेडर फाइल यूज की जाती है। हेडर फाइल कोई भी हो सकती है, आईस्ट्रीम, एचटीडीओ, कोनियो, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कुछ भी, कोई भी हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या है मैं तुमको बताता हूं, कैटेगरीज की बात करता हूं। ठीक है, एक अलग अलग बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक शुगर का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक टर्मरिक पाउडर का बॉक्स रखा हुआ है। तो शुगर वाले बॉक्स में सिर्फ शुगर ही मिलेगी, टर्मरिक वाले बॉक्स में सिर्फ टर्मरिक ही मिलेगी। सेम चीज यहां होती है। जो हेडर फाइल आप यूज करोगे,
सिर्फ उसी के फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, दूसरे फंक्शंस आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड कीवर्ड क्या काम करता है, जो हेडर फाइल, जो हेडर फाइल आप यूज करोगे सिर्फ उसी के कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड जो उसके अधीन होते हैं, ठीक है, जो उसके अंडर काम करते हैं उसके कीवर्ड्स, और उसी के फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, उसी के कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। आईओ स्ट्रीम, अब जैसे आप आईओ स्ट्रीम यूज करते हो, नॉर्मल थिंग मैं बताता हूँ, IOSTREAM आई स्ट्रीम डॉट एच। अब ये डॉट एच कहीं लगाया जाता है, कहीं नहीं लगाया जाता है। जैसे टर्बो सी, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस बोल लो, अगर आप ये यूज करते हो तो डॉट एच लगाते हो, देव सी यूज करते हो तो नहीं लगाते हो। ठीक है, डॉट एच का मतलब होता है हेडर। ठीक है, वो मेन थिंग होती है आईओ स्ट्रीम। जब आप इसको यूज करोगे, इसको यूज करने का मतलब क्या होगा, सी आउट और सी इन, फॉर्मेटेड बोल लो या अनफॉर्मेटेड बोल लो। ठीक है, दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। वो यहाँ सी के सी प्लस प्लस के अंदर यूज नहीं होते, यहाँ पे ये यूज होते हैं, सी आउट और सी इन। ठीक है, तो सी आउट और सी इन को अगर यूज करना है तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आईओ स्ट्रीम अगर आप यूज नहीं करते हो, आई स्ट्रीम अगर आप यूज नहीं करते हो, जैसे मान लो मैंने कॉन्यो डॉट एच यूज कर लिया, स्ट्रीम डॉट एच यूज नहीं किया, तो मैं सी आउट और सीन लगाऊंगा तो सी आउट और सीन वर्क नहीं करेंगे। क्यों? उसको पता ही नहीं है सी आउट और सीन क्या होते हैं, कंपाइलर को पता ही नहीं है सी आउट और सीन क्या होते हैं, जब तक रेफरेंस नहीं दिया जाएगा ऊपर आई स्ट्रीम डॉट एच का। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन, मेन मान लेता हूं मैं मेन, वॉइड नहीं लगाऊंगा। अब देखो, मेन फंक्शन क्या काम करता है, कंपाइलर जो सोर्स कोड होता है, जो भी सोर्स कोड आप लिखते हो, ये सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, जो सोर्स कोड आप लिखते हो उसको रीड करने के लिए कंपाइलर चलता है, कंट्रोल F9 किया, कंपाइलर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ट्रांसलेट करने का काम स्टार्ट कर देगा। कहां से स्टार्ट करता है, मेन से। उसको यहां से कोई मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं। मेन के अंदर आएगा, आपने जो भी डेटा टाइप बना रखा है इंट ए, ठीक है, जो भी डेटा टाइप बना रखा है उसको रीड करेगा, नीचे जाएगा, सी आउट सीन लगा रखा है तो सी आउट सीन को रीड करेगा, ऊपर चेक करेगा कि स्ट्रीम लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, स्ट्रीम लगा रखा है तो सी आउट सीन चलेंगे, अदरवाइज गेट से ही बाहर कर देगा। ठीक है, ये काम ऐसे काम करता है, मेन से स्टार्ट करेगा। उसके बाद में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रखी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रही है तो उसको इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद में आपने अगर कोई कीवर्ड यूज कर रखा है, कुछ भी यूज कर रखा है, कोई भी फंक्शन यूज कर रखा है, सपोज करो मैंने CLR SCR यूज कर रखा है, इसका काम क्या होता है, पहले वाले को क्लियर करने का काम करता है, जो प्रीवियस आपने टास्क परफॉर्म किए उसका जो आउटपुट है उसको क्लियर करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपने जो भी टास्क परफॉर्म कर रखा है, सी आउट सीन लगा रखा है, एडिशन परफॉर्म कर रखा है, या कोई और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, ठीक है, उसको रीड करेगा। और एक आता है गेट सी एच, ये मैं वो बता रहा हूं जो 99% स्टूडेंट यूज करते हैं, ये फॉर्मेट, यहाँ पे वॉइड यूज करके। अब मैंने वॉइड क्यों नहीं लगाया था उसका रीजन बताऊंगा, और ये गेट सी एच क्यों लगाया इसका रीजन बता दो मेरे को। तो होल्ड करने का काम करता है क्या, गेट सी एच का यूज मैं इसके अलावा और कहीं भी कर सकता हूँ क्या, गेट सी एच का यूज क्या मैं इसके अलावा और कहीं भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बताऊं कैसे। सपोज करो सी आउट एंटर ए नंबर, एंटर नंबर ए, सी इन ए, सी आउट एंटर नंबर बी, सी इन बी, दो नंबर मैंने क्या कराए, इनपुट कराए, इनपुट कराए सी आउट और सी इन कीवर्ड के थ्रू। जैसे ही मैं उसको रन कराऊंगा तो रन कराते ही पहली लाइन क्या शो होगी, एंटर नंबर ए, ये शो होगा, एंटर नंबर ए शो हुआ, आपने नंबर डाला 10, एंटर करते ही वो क्या बोलेगा, एंटर नंबर बी, रुका नहीं ना, रुका नहीं, चल गया। अगर मैं सीन के जस्ट बाद में गेट सी एच लगा देता हूं, अगर मैंने सी आउट के अंदर कोई मैसेज दिया, ए सी आउट, अगर यहाँ पे कोई मैसेज दिया है तो आउटपुट स्क्रीन पे पहले ये मैसेज शो होगा, फिर ए की वैल्यू डाल दोगे, फिर डायरेक्ट दूसरा मैसेज होगा, फिर ये वैल्यू डाल दोगे। अगर इसके बीच में मैं गेट सी एच लगा देता हूं तो ये क्या करेगा, रोक देगा, रोक देगा। आप जैसे एंटर दबाओगे ए की वैल्यू के बाद में वो बी की वैल्यू नहीं पूछेगा, रोक देगा, स्क्रीन को कुछ नहीं दिखाएगा। दोबारा एंटर दबाओगे, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गेट सी एच का काम क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जहां पे आपने गेट सी एच लगाया है वहां की सिचुएशन को होल्ड कर देता है, ना कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, ये भी ध्यान रखना। सिचुएशन को होल्ड करने का काम करता है। गेट सी एच आपने लास्ट में लगाया तो लास्ट में आके कंपाइलर को रोक देगा कि बस स्क्रीन को रोक ले। इंट, हाँ तो रिटर्न जीरो,
हाँ वो दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि है उसको होल्ड करना पड़ेगा स्क्रीन को। हाँ, विदाउट स्क्रीन आप उसको देख सकते हो। अगर अब जैसे मैं वॉइड की बात करता हूं, ठीक है, वॉइड की जगह मैं ये यूज कर सकता हूं, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, ये यूज कर सकता हूं। ये क्यों यूज कर सकता हूं भाई, वॉइड क्यों यूज कर रहा हूं? अगर अगर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, नल रखना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो मैं वॉइड का यूज करूंगा। वॉइड कीवर्ड, वॉइड कीवर्ड का मतलब क्या है? जब हमको कोई वैल्यू प्रोग्राम को नहीं देनी होती है रन टाइम पे, तब हम सिर्फ वॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू देनी है, रन टाइम पे कोई वैल्यू अगर आपको रिटर्न करानी है, तो आप वॉइड की जगह क्या यूज करोगे? इंट, फ्लोट या लॉन्ग, कुछ भी। नॉर्मली इंट यूज किया जाता है, और जब आप इंट यूज करोगे तो आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। इंटीजर वैल्यू आपको, अगर इंट यूज करो तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, फ्लोट यूज करो तो फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, एक वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हेडर फाइल यूज करोगे, मेन फंक्शन यूज करोगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे, फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करोगे। अगर करना चाहते हो तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है, कर्ली ब्रेसेस जो अपन यूज करते हैं, जिसको अपन बॉडी ऑफ द प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है, ये जो आप यूज करते हो, इसके अंदर जो भी आप टास्क परफॉर्म करोगे, कंपाइलर उसको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कर देगा। इतना समझ में आया? बेसिक टर्म्स क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सी प्लस प्लस का इन्वेंशन किसने किया था? सी प्लस प्लस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसका एनहेंसमेंट हुआ था। ये ध्यान रखना, सी प्लस प्लस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। है, डेनिस रिची। हाँ, सी का किया था, और उससे सी किससे बनी थी? बी से, कैम कैन थॉमसन। ठीक है, कैन थॉमसन ने बनाई थी। तो जब सी से बी बनी, और सॉरी बी से सी बनी, उसके बाद में सी में एनहेंसमेंट हुए, क्योंकि वहां पे ऊप्स का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि सी किस पे काम करती थी? प्रोसीजरल लैंग्वेज पे काम करती थी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे काम करती थी, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करती थी। ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता था वहां, तो उसका यूज करने के लिए अपन ने बनाई थी सी प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्या है? ऑपरेटर है, कोई इसमें कुछ हवा हवाई वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। प्लस प्लस ऑपरेटर है, जो हम सिर्फ सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, पोस्ट पोस्ट फिक्स। ठीक है, इसका एनहेंसमेंट हुआ था, जो उसने अपने बजाज ने स्टोस्ट्रोप ने किया था, सेम लेबोरेटरी के अंदर जिसके अंदर सी बनी थी, AT&T बेल लेबोरेटरीज 1983 के अंदर। 1983 और 1985 ये दो चीजें मिलेगी, ध्यान रखना। 1983 कुछ जगह 1983 मिलेगा, कुछ जगह 1985 मिलेगा, यही यूज करना। ठीक है, अब देखो 1985 क्यों बोला जाता है वो तुमको मैं बता देता हूं। मार्केट में रिलीज कब हुई थी पता है? 1985 के अंदर रिलीज हुई थी। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई थी 2 साल के अंदर। देखो कोई भी चीज जब नहीं आती है ना, तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है, बाद में मार्केट में उतारा जाता है। BCA, MCA, बीटेक वगैरह आप सबने करा, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पड़ेगी, उसमें टेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, जिसको अपन, कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कोई भी टर्म क्रिएट करते हो, तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में मार्केट में उतारा जाता है। तो 1983 के अंदर ये डेवलप हो गई थी, एनहेंसमेंट हो गया था, इसके अंदर अपग्रेडेशन हो गए थे, उसके बाद 2 साल इसकी टेस्टिंग वगैरह में लगे थे, उसके बाद 1985 के अंदर इसको मार्केट में रिलीज किया गया था। ठीक है, अब जो सी प्लस प्लस है ना, वो प्रोसीजरल भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, और ऊप्स पे भी काम करती है, तीनों चीजों पे काम करती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है, और ऊप्स के कंसेप्ट पे भी काम करती है। अब जावा है ना, जावा जावा 100% ऊप सपोर्टेड होती है। ठीक है, जो सी प्लस प्लस है वो कितने परसेंट ऊप सपोर्टेड है? 40% ऊप सपोर्टेड है। ये भी लिख लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, ये भी लिख लेना कॉपी के अंदर। जो जावा है वो 100% ऊप्स सपोर्टेड है, जो सी प्लस प्लस है वो 40% ऊप्स सपोर्टेड है। जैसे जावा के अंदर आप इंप्लीमेंट्स यूज करते हो, याद है? इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस जिसको अपन बोलते हैं, वो इंटरफेस आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। जावा के अंदर इंटरफेस आप यूज कर, पैकेज बना के यूज कर सकते हो, यहाँ पैकेज नहीं बनते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऊप्स का कंसेप्ट कम है, लेकिन है। ठीक है, जैसे जैसे अपग्रेडेशन होती गई, वैसे वैसे ऊप्स का कंसेप्ट बढ़ता गया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। कल से अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, कुछ MCQs छोटे छोटे से वो देखेंगे।
यहाँ 25 साल से कोई बड़ा है क्या? 25 साल से कोई बड़ा तो नहीं है? भैया बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं छोटा रह गया। ठीक है, थैंक यू।